बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक भी है, जुम्मे का बाबरकत दिन है। तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें जुम्मे की आप सब लोगों को मुबारक हो। मेरी तरफ़ से सिटी एट 10 की टीम की तरफ़ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज मुफ्ती अहमद अली हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। एक नेकी जो हमारा सेगमेंट है एक दिन एक नेकी में, आइए देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज मेरे भाइयों ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़ब्र पे जाया करो, वहाँ अल्लाह से बख्शिश तलब किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर बख्श देगा। इसमें मुझे हदीस याद आ गई। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह वो फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको जब दफना दिया गया, 3 दिन के बाद एक देहाती आया और देहाती आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़ब्र पे खड़े होकर कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर गुनाह करके जुल्म किया, अगर मेरे महबूब के पास आएंगे और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवाएंगे और मेरा महबूब सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं आपको सिफारिशी बनाकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। तो रिवायात में आता है, आवाज़ आई, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। इसलिए हमें वहाँ सलाम के लिए भी हाज़िर होना चाहिए और वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सिफारिश भी करवानी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी हाज़री की बार बार तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, ये तो था आज का पैगाम। और अब चलेंगे अपने स्टोरीज़ की तरफ। जानते हैं कि आज हम किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20 में सफ़र ख़त्म हुआ। दूसरे सेमीफ़ाइनल में सनसनीखेज़ मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फ़ाइनल में रसाई हासिल कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की गफलत या नाअहली। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी का शदीद बहरान, शहरी परेशान। मुल्क में बढ़ती महंगाई तरक्याती कामों पर भी असरअंदाज। सरकारी ठेकों के रेट ना बढ़ाने के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स तीसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाने की मंजूरी। गुलशन इकबाल लियारी के बाद रनचोड़ लाइन में वाक़े इमारत की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट का सिविल अस्पताल के पीछे की इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप T20 का, जो कल सेमीफ़ाइनल था। पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप T20 से ख़त्म हुआ, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान ने जिस तरह खेला, पूरी टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की वो शानदार थी। बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया तमाम प्लेयर्स ने। और इस बात से भी ज़ाहिर होता है क्योंकि हमने देखा कि हर मैच में जो मैन ऑफ द प्लेयर था वो एक अलग खिलाड़ी था। कल का मैच भी शाहीनों ने बहुत अच्छा खेला, फाइटिंग स्पिरिट हमें नज़र आई। लेकिन अफसोस के बाद कि पाकिस्तान का सफ़र जो है
ख़त्म हुआ। हार और जीत हर खेल में होती है। आपको बताएं कि इस वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान ने कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बनाए और रिजवान की अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो है वर्ल्ड कप T20 कैलेंडर ईयर में 1000 रन्स बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा बाबर आजम भी वर्ल्ड कप T20 में तेज़ तरीन 2500 रन्स बनाकर उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो इस इवेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली जोड़ी बन गई। इन्होंने इस पूरे इवेंट में 411 रन्स बनाए। तो इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए। बाबर आजम का ये डेब्यू वर्ल्ड कप था और उसमें सबसे ज़्यादा 265 रन्स बनाने का उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। तो कहीं ना कहीं हमें दुख है, लेकिन ये बात है कि कल क्या एक मैच जो हमने देखा वो फ़ाइट उसमें पाकिस्तान की नज़र आई और अब जो है ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में पहुंच गया है। कीवीज़ के साथ अब ऑस्ट्रेलिया से फ़ाइनल में टकराएगा। इस हवाले से बात करते हैं कि क्या कुछ लैप्सेस भी रहे पाकिस्तानी की टीम की तरफ से और आगे किस तरह इस एक्सपीरियंस से लर्न करके जो कि आइंदा आने वाले मैचेस हैं उस पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है पाकिस्तान की टीम। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में वाजिद असफहानी साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। देखिए कल का मैच देखा हमने, बड़ा ही हर बॉल पर हमारी हार्ट बीट जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन मैच है, हर खेल में हार जीत होती है। क्या कहेंगे ओवरऑल मैच की जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान शाहीनों ने किस तरह परफॉर्म किया कल का, क्या कहेंगे ओवरऑल मैच के हवाले से? देखिए मैं अपनी बात का आगाज़ सरवत हुसैन के एक शेर से करूँगा जी। भर जाएंगे जब ज़ख़म तो आऊँगा दोबारा, भर जाएंगे जब ज़ख़म तो आऊँगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा। पाकिस्तानी टीम ने दिल तो खैर पहले मैच से ही जीत लिए थे जब उसने अपनी रवायती हरीफ इंडिया को शिकस्त दी थी और वर्ल्ड कप में पहली बार ये कारनामा पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार जाए, कोई फिक्र नहीं, हमने इंडिया को शिकस्त दी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, तमाम मैचेस जीते और ग्रुप में वो नाकाबिल शिकस्त रही है। कल के मैच में बस कुछ एक आध चीज़ ऐसी हो गई। देखें इसका एक बैकग्राउंड अगर आप पीछे की तरफ देखें, हर टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, हमारी टीम में भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन हमेशा से हमारी टीम में जो 11 खिलाड़ी होते हैं उसमें 3-4 प्लेयर आसरा होते हैं। वो आसरा क्या होते हैं कि चल जाएगा, ले लो टीम में, खेल जाएगा। जैसे कल फ़खर जवान खेल गया, पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला लेकिन कल के मैच में चल गया। इसी तरह हसन अली को लिया कि चल जाएगा। इसी तरह आसिफ अली 2 मैच चले, कल नहीं चल सका। आखिरी के 2-3 ओवर्स में हम और रन बना सकते थे, लेकिन बात यह है कि ये सब हेले बहाने हैं कि अगर हम ज़्यादा रन बनाते तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया उसी हिसाब से चेस करता। हसन अली ने कैच छोड़ा, एक प्रेशर मैच में कैच छूट जाता है, वो कोई आम बात। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी कैच छोड़े, लेकिन अब हसन अली वो मिसाल बन गया जैसे 87 के वर्ल्ड कप में सलीम जाफ़र बन गया था जिसने 18 रन दिए थे, स्टीव वॉ ने उसको लूटा था, रन मारे थे। माइक हस्सी ने सईद अजमल को ओवर में पीटा था। इसी तरह हसन अली 44 रन देके और ये कैच ड्रॉप करके अब हमेशा नज़रों में रहेगा, बुरी उसकी कारकर्दगी सामने आती रहेगी। अच्छा वाजिद साहब, हम देख रहे हैं कि सब हसन अली को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो एक जो कैच लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हम अगर देखें शाहीन आफरीदी का तो उनको भी एक छक्के के बाद लगता है उन्होंने भी हिम्मत हार दी। 3 छक्के उनको पड़े जिस तरह से। और कल पाकिस्तान की अगर हम लैप्सेस देखें, कुछ गलतियाँ हमें नज़र आई। नो बॉल्स बहुत ज़्यादा हमने कराई, फ्री हिट हमने बहुत दी और दूसरी चीज़ के फील्डिंग में भी जो है 3 जगह रन आउट हो सकता था, वो मिस हो गया। तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हैं जिससे सीखने की ज़रूरत है। देखिए गलतियां से ही हम सीखते हैं, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम ने उसके बाद बहुत अच्छी बात की, कोई किसी पे उंगली ना उठाया और ये इस तरह की बात ना करे। लेकिन पब्लिक है वो, आपको पता है सोशल मीडिया पे एक तूफान उठ बैठा और हसन अली को टारगेट किया गया। शाहीन की गलती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आपका कैच छूट जाए और आप मे बी शायद अगर वो कैच पकड़ लेता तो 5 पलट देता, अगला प्लेयर भी अगली बॉल पे आके आउट हो जाता। उससे पहले रिजवान से आगे कैच ड्रॉप हुआ था, वो कैच नहीं था, बेसिकली शॉट था, लेकिन फिर हसन अली का कैच ड्रॉप करना, फिर एक प्रेशर आ जाता है बॉलर पे कि मैं इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ और पाकिस्तान मैच जीत सकता था ये कैच पकड़ने से। बॉलर्स की उस वक्त जहन में होता है और उसके बाद फिर छक्का और मैथ्यू वेड तो ज़ाहिर है उसका बल्ला जो बल्ला था वो उसको बॉल फुटबॉल नजर आ रही थी। होता है, उसने तेज खेला, उसका दिन था। हम असल में तैयारी करके आए थे शायद फिंच की, वार्नर की, स्मिथ की, मैक्सवेल की, अच्छा, पर सही आउट हो गया और मैथ्यू वेड चल गया। तैयारी नहीं की थी, मेरे ख्याल है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो और जो हम प्री मैच की जो डिस्कशन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, उसमें हम
उन खिलाड़ियों की बात कर रहे थे जो कल जिनकी जो आउट हो गए, जो तो हमने हाँ जिक्र ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल है हमें थोड़ी सी इस हवाले से भी प्रिपेयर होने की ज़रूरत थी। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। भाई तवक्को थी कि हम शायद शुरू की विकेटें गिरा देंगे तो बाद में हमारे लिए मसला नहीं होगा, लेकिन इसमें एक बैड लक टॉस हारना भी था। देखिए इस वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर से जो इसका फाइनल राउंड जो सुपर 12 शुरू हुआ है उसमें 20 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने दूसरी बैटिंग करके मैच जीता है। दूसरी बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया जीती, दूसरी बैटिंग करते हैं। 11 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने पहली बैटिंग करके मैच जीता है, लेकिन 11 में से 10 मैच ऐसे थे जो एकतरफा मैच थे, यानी छोटी टीमों के खिलाफ थे, यानी हमेशा बड़ी टीम ही जीती है, कोई जोड़ का मुकाबला नहीं था। सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था, वो भी पहली बैटिंग करते हुए। तो इसमें टॉस का फैक्टर बहुत था। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, मैच में उसका चांस बढ़ गया। पाकिस्तान की कारकर्दगी वैसे भी बॉलिंग में सेकंड में इतनी अच्छी नहीं रही थी, टूर्नामेंट में नज़र आ रही थी, और फिर ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया जैसे मैच के खिलाफ हालांकि हमारा स्कोर ठीक था। अच्छा, एक आदमी अगर टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं, हमने ना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, हमने किसी को भी चांस नहीं दिया। हम हसन अली की बात करें तो कहीं ना कहीं उन पे एक तनकीद आप क्या समझते हैं सही है, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट में हमें परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए। कल भी हम देखें काफ़ी रन्स उन्होंने दिए, 45 या 46 मेरे ख्याल है रन्स दिए उन्होंने, फिर 9 बॉल्स 10 से ज़ायद 9 बॉल्स उन्होंने दी। तो अगर हम कल हसन अली की जगह किसी और को चांस देते, या जो 3 मैचेस हुए नमीबिया और स्कॉटलैंड अफगानिस्तान, उसमें अगर चांस देते तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती थी? और इसको क्या कहेंगे, या कैप्टन का ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, और ज़ाहिर से पता चल रहा है कि आपकी मैच पे और टूर्नामेंट में ग्रिप है। देखिए, हसन अली के टूर्नामेंट में 6 मैच में 6 विकेटें हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। 44 रन दिए, किसी मैच में 34-35 रन दिए। इससे पहले वार्म अप मैचेस में जो हम अपना आखिरी वार्म अप मैच साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं उसमें से 52 रन दिए थे। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे। जब ये आपको पता है कि बॉलर रन नहीं सेव कर रहा, और आपके पास वसीम जूनियर जैसा एक यंग अच्छा फास्ट बॉलर है, तो आप नमीबिया और स्कॉटलैंड के मैच में उसको उतारते, ताकि अगर आप देखें असल में दिल में खौफ होता है। पाकिस्तान वही टीम थी जिसने 11 के 11 प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में खिलाए, टीम प्लेयर चेंज नहीं की। आप अपने यंग लड़कों को मौका दें ताकि उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। अगर हैदर अली एक मैच खेल लेता है शोएब मलिक के खिलाफ या किसी शोएब मलिक की जगह, तो उसका एतमाद बहाल होता है, मैंने वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म किया है। लेकिन डर ये था कि अगर हैदर अली और वसीम जूनियर को खिला देते, वो परफॉर्म करते, तो फिर बाकी खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ता। ये देखिए गलती थी। अगर आप वसीम जूनियर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खिला देते, नमीबिया के खिलाफ खिलाते, तो शायद हसन अली की जगह वो आज खेलता। अच्छा, यंग लड़का होता है तो उसके पास होता है मौका कि मैं परफॉर्म करूंगा, अपनी टीम में जगह बनाऊंगा। अब शोएब मलिक की सारी ख्वाहिशात खत्म हो गई हैं, ठीक है ना। और उसकी हमेशा से आप आखिरी जितनी भी परफॉर्मेंस दिखा लें, शोएब मलिक की छोटी टीमों के खिलाफ है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में निफ सेंचुरी बना के तीसरी कोई कमाल नहीं किया। स्कॉटलैंड की उस बॉलर्स की तमाम टीम की विकेटें भी 50 नहीं होंगी जिसमें उसने 50 मारी है। सही बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान गलतियाँ की आगे वो उससे सीखेगा, और अब आगे बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है, फिर इंग्लैंड के साथ होगा इंशाल्लाह, तो फिर जो है हम जीतेंगे। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब और बात करेंगे कुछ आवाम के मसाइल के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स का आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो इंतज़ामिया है उसकी गफलत या फिर नाअहली की वजह से जो चीज़ें हैं वहाँ पर, जो अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं, आटा, चीनी, घी और तेल का शदीद बहरान देखने में आ रहा है। शहरी शदीद परेशान हैं। पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स शहर में चंद हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, और आवाम वहाँ का रुख इस वजह से करती है क्योंकि वहाँ पर कुछ कीमतें सस्ती कीमतों में उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बड़े अफसोस के बाद कि एक सताई हुई आवाम, परेशान आवाम जब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है तो वहाँ पर चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। किस तरह से महंगाई की जो बोझ आवाम पर डाला जा रहा है, किस तरह से आवाम उसको बर्दाश्त कर सकेगी मज़ीद, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है और अब मेरे ख्याल है अब हद हो गई है। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स बहुत कम है शहर में, और फिर भी जो गरीब आवाम है वो लाइन लगा कर खड़ी होती है, यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है, और वहाँ पर जब जाती है, जब चीज़ें ना मिलें तो कितना मोरल एक तो उसका डाउन होगा, फिर जहनी कैफियत भी अजीब सी हो जाएगी। किस तरह से वो अपना घर चलाए? देखिए, इस वक्त मुल्क में ग़ज़ाई नास का बहरान है, जिसे इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। और मैं तो समझता हूँ यूटिलिटी स्टोर्स रखे ही हुकूमत ने इसीलिए हैं कि आवाम के पास एक बहाना होता है, उनके पास एक बयान होता है, जी हम यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें सस्ती देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, जबकि होता इसके बरक्स है। अब आप जब यूटिलिटी स्टोर जाएँ और चीज़ें वैसे ही महंगी मिलें तो फिर इसका फ़ायदा क्या?
आवाम को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चीज़ें वैसी महंगी हैं और जो चीज़ें मिल रही हैं वो यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब नहीं है। तो ये एक बहुत, जिसे कहते हैं कि अवाम इस वक्त सबसे अपने बुरे दौर में गुजर रही है। महंगाई हमने नवाज शरीफ दौर में भी देखी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखी, मुशर्रफ दौर में कुछ कम थी, उससे पहले तो खैर बहुत ही कम थी, लेकिन अब सारी लिमिट क्रॉस हो गई है। आप बाहर जाएं, 1000 का नोट आपका ऐसा निकलता है, पहले 1000 का नोट आपका पूरा दिन चल जाया करता था। सौदा आप उसमें सब्ज़ी, दूध, नाश्ता सब ले आते थे। अब 1000 रुपये में आप सिर्फ नाश्ता और सब्ज़ी लेके आते हैं, सौदा और बाकी चीज़ें नहीं आती हैं और पैसे आपके ख़त्म हो जाते हैं। और 500 रुपये तो ऐसा लग रहा है 50 रुपये के बराबर हो गए। 500 रुपये आप लेकर जाएं, आप एक सब्ज़ी ख़रीदने जाएं, वो तक पूरी नहीं होती। बिल्कुल 500 रुपये में सब्ज़ी नहीं आती। जब आप टमाटर 200 रुपये किलो लेंगे, जब आप उसमें आलू चले अभी 50 रुपये किलो पे आ गए, अब तो वो हरा धनिया पुदीना कोई 20 रुपये से कम में नहीं देता। और मटर का तो अभी सीज़न शुरू हो गया। वक्त था कि धनिया पुदीना तो वैसे ही ऐसे ही रख दिया कर देते, और ये मुझे याद है, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं होता। वो इसके भी 20-20 रुपये लेते हैं, कई जगह 30-30 रुपये में लेते हैं। तो वाजिद साहब, ये कहीं महंगाई को और ये जो जिस तरह से सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, कहीं इसको ब्रेक लगेगा या हुकूमत इसी तरह नाकाम रहेगी? देखिए, हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही जिससे हमें ऐसा कोई लगता है कि जी चीज़ें सस्ती होंगी। और जब एक चीज़ ऊपर चली जाती है फिर नीचे नहीं आती। अच्छा। आप पेट्रोल देख लें, डॉलर देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप, वो जब महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन हमने तो बचपन से देख रहे हैं, जब ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाते हैं तो कभी भी उन्होंने किराए वापस नहीं किए। जब उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, जी अब तो फलाही चीज़ हो गई, फलाही चीज़ हो गई, तो ये महंगाई कम नहीं होगी। सब्ज़ी वगैरह के मामले में सीज़न जब ऑन ऑफ होगा तो शायद कुछ चीज़ें कम हो जाएं, लेकिन ये आटा, दाल, चीनी, शक्कर, तेल, अब 400 रुपये किलो ब्रांडेड तेल कम से कम बिक रहा है। तो जो पहले 280, 250, 220 हुआ करता था और डबल दुगनी कीमत में आ गया, तो आवाम तो बिल आउट है। तो ये जो वाजिद साहब रिलीफ पैकेज है, जिसमें कहा जा रहा है कि राशन दिया जाएगा और मेरे ख्याल है उसका प्रोसीजर भी बता दिया है कि किस तरह से उस पर रजिस्टर करना है, तो क्या इससे आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा है या मज़ीद तकलीफ़ का बायस बन रहा है? मेरे ख्याल में 5% भी आवाम नहीं है मुल्क की ऐसी जिनको रिलीफ मिलेगा। ये तो देखिए सिर्फ वही वाली बात कि अपना वक्त पूरा करना होता है हुकूमत को। उनके पास बातें ये तो है ना जिससे वो कम से कम अपना टाइम पूरा करेंगे, लोगों को बताएंगे हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, अब दो ही तबके रह गए, अमीर और गरीब। बिल्कुल सही। बात करेंगे इसके बार के मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से आवाम तो, लेकिन जो तरक्याती काम हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं महंगाई की वजह से। किस तरह, वो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद अस्फहानी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। और चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ती महंगाई जो है वो तरक्याती कामों पर भी अफेक्ट कर रही है और सरकारी ठेकों के रेट ना बढ़ाने के ख़िलाफ़ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और आज तीसरा रोज़ है एहतजाज का। ठेकेदारों ने नए रेट मुतय्यन ना होने पर तमाम जो सरकारी टेंडर्स हैं उसके बायकॉट का ऐलान किया है और उनका ये कहना है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियों के बायस तामीराती शोबा तबाही के दहाने पर आ गया है और वज़ीर आज़म ने जो दावे किए थे वो सब उलट हुए और बड़ी मायूसी देखी जा रही है। जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हर जगह, हर शोबा हम देख रहे हैं महंगाई की ज़द में है, हर शोबा अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमेंट, सरिया, हर चीज़ महंगी हो गई है। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सरकारी ठेकेदार हैं, उन्होंने भी बायकॉट कर दिया है क्योंकि वो, उनका ये कहना है कि वो, उनको जो रेट्स पहले बताए गए थे अब हर चीज़ महंगी है, तो वो उस रेट्स पर काम क्यों करें। देखिए, रोड बनाने वाले अब रोड पर आ गए जी और हड़ताल करने पे और एहतजाज करने पे मजबूर हो गए। वो उनके बाज़ मुतालबात जायज़ है। अगर आप 2012 की रेट से उनको आप अदायगी कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ। और देखिए, इसका लामहला नुकसान किसको होगा जब उनको प्रॉफिट कम मिल रहा है, उनको पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो जो तामीरात कर रहे हैं, चाहे वो सड़क है, फुटपाथ है, जो भी सरकारी तामीरात हैं, तो उसमें हो सकता है वो डंडी मारें क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा।
फिर आपको पता ही जितने भी सरकारी ठेके होते हैं वो कमीशन के थ्रू होते हैं। जब तक आप पेमेंट आगे नहीं करेंगे आपको वो कमीशन नहीं, ठेका नहीं मिलेगा। तो अब ये जब आप उनको इतनी रिश्वतें चलती हैं इस महकमे में, इस काम में, सरकारी टेंडर हासिल करने में, फिर आपको रेट भी 10 साल पुराने मिल रहे हैं। जो महंगाई 100% से ज़्यादा हो गई है। अब सही बात है, सबको पता है सरिया सीमेंट वगैरह सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पैसे कम मिल रहे हैं, पैसे वो आगे दे रहे हैं, उसके बाद उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है फिर वो काम ख़राब होगा। और हक बजाने में 7 कंपनीज हैं एसोसिएशन की जो ये एहतजाज कर रही हैं, और सही एहतजाज है उनका, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उनकी बात माननी चाहिए। तो इतने हम देख रहे हैं, अपोजिशन की बात करें तो वो एहतजाज कर रही है, आवाम एहतजाज कर रही है, सनती शोबे वाले वो एहतजाज करें, फार्मर्स एहतजाज करें, लेकिन इस एहतजाज का कोई फ़र्क हुकूमत पर पड़ रहा है? देखिए, एहतजाज ही होगा तो आवाम बात सुनेगी। बच्चा भी जब रोता है तो वहाँ दूध देती है, पता नहीं चलता कि वो भूखा है कि नहीं होगा। रो के, चीख के, चिल्ला के सड़क पे आ गई, हमारा दस्तूर है। तारीख हमारी ऐसी है, जब तक आप अपने यहाँ मुतालबात मनवाएंगे नहीं, कोई आपकी बात मानेगा नहीं। तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब देखें, ये अगर एहतजाज लंबा होता है तो नुकसानात हुकूमत को भी होंगे। जो उसके प्रोजेक्ट हैं उसमें ताख़ीर होगी, तवील मुद्दती प्रोजेक्ट हैं वो वक्त पे पूरे नहीं होंगे, तो इनका मुतालबात तो जायज़ हैं। अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ आप वक्त निकालें, उनके साथ बैठें और उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करें। जो वो बेशक नक़द मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अगर उनको लगता है तो कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी अमल करते हैं, लेकिन उनको एहतजाज से रोकें और काम जारी करें। अच्छा वाजिद साहब, अभी लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया अपोजिशन ने और दिसंबर में कह रहे हैं लॉन्ग मार्च होगी, तो ये हुकूमत के अपने जो बाकी 1.25 साल रह गए हैं वो कंप्लीट कर, या फिर अपोजिशन इसको टफ टाइम देगी? हुकूमत तो देखें पूरे 5 साल पूरे करेगी। अच्छा। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे वाक़या नहीं पेश आता जिससे कोई हुकूमत में आगे पीछे होता है, हो सकता है कि वज़ीर आज़म चेंज हो जाए, कोई और आ जाए। अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है और वो उसमें फूट फट चुकी है। और दिसंबर वैसे भी आपको पता है एहतजाज का सीज़न नहीं है, ठंड सीज़न होगा। कराची में तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब साइड पर जाएंगे, KP की साइड पर जाएंगे, वहाँ आपको ठंड मार देगी, वहाँ लोगों को निकालना मुश्किल होगा। तो ये सिर्फ बयानबाजी है। हुकूमत को फ़िलहाल इन अपोजिशन से कोई परेशानी नहीं है। तो अभी आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने अभी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, सब्सिडीज़ वो दे रहे हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा किसी भी सेक्टर में। तो ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए हुकूमत को जिससे आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके? देखिए, अब हुकूमत को अपनी आखिरी इनिंग खेल लेनी चाहिए। अब कब खेलेंगे? अब तो 1 सवा साल रह गया ना। हाँ। तो अब इमरान खान इतने एक्टिव नहीं रहे हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों से, 1 आध साल में। शुरू में आकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। फिर उन्होंने अपनी टीमें चेंज करते रहे, ज़ाहिर जो काम नहीं करते रहे। हुकूमत को अब जैसे कहते हैं ना कि इमरान खान जो खुद चुके क्रिकेटर रहे, अब एक फ़ाइनल ओवर खेल दे, उस फाइनल ओवर में वो सारी डिलीवरी कर दे जो आवाम चाहती है, वो सारी चीज़ें डिलीवर कर दें। अगर नहीं कर सकेंगे तो अगले इलेक्शन में ये वोटों ही से हारेंगे। इस बार आवाम ने उनको वोट दिए थे, पसंद किया था और ख़ुद चाहती थी पब्लिक की तब्दीली आए, और पिछली हुकूमतें जो नहीं कर रही हैं और इमरान खान साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस पर अमल करें। लेकिन आवाम को शदीद मायूसी होगी। मैंने बहुत सारे PTI सपोर्टर से सुनते हुए सुना है कि जी वो अब वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, और आवाम भी परेशान थी। उसने सोचा एक तब्दीली शायद आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि जो पुरानी हुकूमतें हैं उसको तो 2-2 बार आवाम आजमा ही चुकी थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और अब पता नहीं कोई ख़ास हमें ऑप्शन तो नज़र नहीं आता। वही हुकूमतें हैं जिनको हम आजमा चुके हैं और जब वो हुकूमत में आती हैं तो वो भी काम नहीं करती। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, बात करेंगे कोरोना वायरस की, और आपको बताएं कि NCOC की जानिब से जो कम उम्र बच्चे हैं 12 साल से ज़ायद 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से बात करते हैं जी वाजिद साहब। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को अब वैक्सीनेशन लगाने की मंजूरी दे दी है NCOC ने, और कहा जा रहा है कि जो 12 साल हैं और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैसे अब कोरोना का जोर काफ़ी टूट गया हमें नज़र आ रहा है, शुक्र है खुदा का। जी देखिए, क्या समझते हैं, वैक्सीन ज़्यादा आवाम वैक्सीनेटेड है या फिर इसमें किसी और वजह से कमी आई? देखिए, पहले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ फाइजर लगाई जा रही थी। जी। और इस वक्त एक्सपो में भी जो सिंध में, कराची में फाइज़र 18 साल से कम उम्र बच्चों को लगाई जा रही है। उन अफराद को लगाई जा रही है जो वीक हैं तिबी तौर पर, दिल के आर्जी में है या दीगर मराकज़ में, या फिर जो तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं,
उनको फाइजर लग रही है। साइनोवैक और साइनोफार्म दोनों एक ऐसी चीनी डोज थी, दोनों वैक्सीनेशन थी जो बहुत पॉपुलर रही हैं और बहुत कामयाब रही हैं। यानी सिंध में साइनोवैक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी डोज यानी खुराक मिली है, पहली और दूसरी डोज मिला के। लेकिन अभी भी आपका जो सवाल है ना कि साइनोवैक वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, लहर कम हो गई है। देखिए कराची की इस वक्त 46% आबादी जो 12 साल से ज़ायद उम्र की है उसको वैक्सीनेशन लगी है। यानी इसका मतलब है अभी भी 12 साल से ज़ायद उम्र की 54% आबादी ऐसी है जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है, जो ख़तरा है बहुत ज़्यादा। और देखें दिसंबर के एंड में कह रहे हैं या जनवरी में कह रहे हैं कि 5वीं लहर आएगी और दुनिया भर में आ रही है। अब उसके असरात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में आते हैं। अमूमन देखिए पिछले साल भी सर्दियों में ये बहुत था और ये वबा भी चीज़ से जब फूटी थी तो वो भी जनवरी दिसंबर और पाकिस्तान में आते आते 26 फरवरी हो गया था। तो ये हमें एहतियात कर लेनी चाहिए। हम असल में वो लोग हैं जब मुसीबत सर पे आ जाती है। मैं भी गुज़िश्ता दिनों एक्सपो सेंटर गया, एक्सपो सेंटर में कोई रश नहीं था। आप बगैर किसी लाइन के अंदर जाएं, अंदर हॉल तक में भी कोई रश नहीं था। 1 या 2 या 3 या 4 लोग बैठे थे। इवन एक्सपो सेंटर में 2 हॉल थे, हॉल नंबर 3 और 4 जिसमें वैक्सीनेशन लगती थी। हॉल नंबर 3 बंद कर दिया है, अब सिर्फ एक ही हॉल में वैक्सीनेशन लग रही है। यानी आवाम इतनी रिलैक्स हो गई है कि जी अब तो कोई इशू नहीं है, जबकि आवाम ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। अब जब खुदा ना खास्ता कोरोना, अब देखें कल कराची में जो कोविड का रेशो था 2.22 था, उससे एक दिन पहले 1.67 था। अब रेशियो भी बहुत मामूली हद तक बढ़ रहा है। कोविड का टेस्ट ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। खुदा ना खास्ता दिसंबर में पीक ज़्यादा आएगी, फिर आवाम को सर पे पड़ेगी, फिर वो लंबी लंबी लाइनें लगा के। अभी लाइन खाली है, कोई नहीं लगा हुआ, आप जाएँ वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल आपने सही कहा वाजिद साहब। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो ज़रूर जाएँ वैक्सीनेशन कराएँ। और 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो बच्चे भी उनके माँ बाप को चाहिए कि वो उनको वैक्सीन लगवाएं। अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हाल की। रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी वेदर कराची का कैसा है। तो जानते हैं उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करेंगे मौसम के हाल की। रबिया खान हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट करेंगी कराची के मौसम के हवाले से। तो उनसे जान लेते हैं। जी रबिया अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आज कराची का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कराची में आज भी दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 29% है और महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची वालों को दिन के औकात में गर्म और खुश्क मौसम का सामना रहेगा। समुद्री हवाएं सुबह से ही आज भी शहर में बंद है, जिसके बायस आलूदगी का राज है। और आलूदगी की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि आलूदा फिजा जो है वो इस वक्त कराची में जारी है, जिससे बचने के लिए शहरियों को ये तलकीन की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया खान, हमें अपडेट कर रही थी वेदर के हवाले से। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएंगे कि गुलशन इकबाल लियारी के बाद अब रंचोड़ लाइन में वाक़ इमारत को भी उसका कुछ हिस्सा जो है जो कि सिविल अस्पताल के पीछे है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है और उसको गिराने का हुक्म दे दिया है अदालत की जानिब से। हम देख रहे हैं कराची में एक के बाद एक इमारत जो है उसको वो हमारे सामने आ रही है कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है और उसको गिराने का हुक्म दे दिया गया है। पहले नस्ला टावर, फिर तजोरी हाइट्स, फिर मक्का टेरेस, फिर लियारी और अब रंचोड़ लाइन में वाक़ इमारत की भी बारी आ गई है। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, एक के बाद एक गैर कानूनी इमारत हमारे सामने आ रही है और फिर अदालत की जानिब से उसे गिराने का हुक्म दे दिया जाता है, क्या कहेंगे इस सारी सूरत? देखिए इस बार तो कोर्ट की नज़र कराची की गैर कानूनी बिल्डिंग्स पे। अच्छा, ये पूरी बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये 3rd फ्लोर का इशू है। इसकी अप्रूवल थी ग्राउंड+2 की, उन्होंने इसके बाद 3rd फ्लोर भी बना लिया, तो ये 3rd फ्लोर ख़त्म करने का कह रहे हैं। अच्छा, ये केस 13 साल से चल रहा है, 2008 से, और उसके बाद भी अभी तक सिर्फ बकौल जज के कि 2 हथौड़ी मारते हैं, 2 टाइल्स निकालते हैं, 2 पत्थर निकालते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अब वो बुलाया उन्होंने साबिक SBCA के डायरेक्टर को, जी बुलाए, हम उनके वारंट जारी करते हैं। लेकिन देखिए अदलिया के पास इतने सारे काम हैं, अगर कराची के लिए एक अलग से अदालत लगा दी जाए ना, सिर्फ एक अलग कोर्ट बना दी जाए, एक अलग से जजेस बैठा दिए जाए, एक अलग टीम बना दी जाए जो सिर्फ गैर कानूनी बिल्डिंग्स को देखे,
तो भी ये सारे केसेस हल करते हुए कई साल लग सकते हैं। अगर वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं, ये तो मामला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी एक माफिया है जो हुकूमती अहदेदारों से लेके SBSA से लेके KDA से लेके और उसके बाद ये बिल्डर्स, इनसे टकराना कोई जजेस के लिए आसान बात नहीं है। वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एक आध फैसला करते हैं, आवाम खुश हो जाती है और बाज़ औक़ात जिन पे बिजली गिरती है वो तो खैर एहतजाज करते ही हैं। हाँ। लेकिन ये मामला अब इसको सीधा करने में भी कई साल लगते हैं। जब कई सालों से 20-30 साल से मामले ख़राब चल रहे हैं। आप तो देखें कई बिल्डिंग ऐसी हैं जो 60 गज पे 6-6 मंजिला हैं, 8-8 मंजिला हैं, और यहाँ तो सिर्फ 3rd फ्लोर का इशू है ना, तो जो क्या 3rd फ्लोर गिरा दें और उसको हटा दें। लेकिन कई की बिल्डिंग्स ऐसी हैं, ये नस्ला टावर के सामने आ गया, अगर फाइल खुली जाएगी तो बहुत सारे लोगों के नाम ये तो एक बड़ी बिल्डिंग सामने है, इस तरह छोटी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जो 60-60, 80-80 गज पे उन्होंने 3-3, 4-4 मंजिला तामीर किए गए हैं। अच्छा ये भी बताइए वाजिद साहब कि कहा जा रहा है कि जो इस बिल्डिंग की तीसरी इमारत है वो गैर कानूनी है, तो अगर तीसरी जो फ्लोर है उसको गिराया जाएगा तो ऑब्वियसली जो नीचे पहला और दूसरा फ्लोर है उस पर भी तो असर पड़ेगा, वो भी गिरेगी नहीं? वो गिरेगी नहीं, वो जो ज़ाहिर है अब जिस तरह से तोड़ते हैं, ज़ाहिर है उसकी दीवारें, छत वगैरह नुकसान थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा, लेकिन बज़ाहिर इतना नुकसान नहीं होगा उसको। लेकिन अब देखें अभी तक तो नस्ला टावर नहीं गिरा है और ये सारी चीज़ें अभी भी स्टिल अपनी जगह पे खड़ी हैं। ये मामलात सिर्फ बयानात से, सिर्फ हुकूमती ऑर्डर से हल नहीं होंगे। ठीक है, अवाम को नुकसान है, हमें भी अफसोस है जो पैसे दे के ले रहे हैं, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनका भी अजाला करें। आप उनको पहले पैसे दें। अब मैं बिल्डर का सुन रहा था बयान जो नस्ला टावर वाले हैं कि जी हमारे पास फंडिंग का इशू है, पैसे का इशू है, बहुत अरबपति करोड़पति लोग हैं, इतना तुमने पैसा लूटा है, कमाया है, जिनके मसले, जिनके पैसे फंसे उनको तुम पैसे देके फारिग करो। वो पैसे भी देने चमड़ी भी नहीं जाए और दमड़ी भी नहीं जाए, वो वाली बात है। और अभी भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो औरंगी नाले और जो गुज्जर नाले के ऊपर तजावुज़ात हटाई गई थी वो उनको पैसे दिए गए, कंपनसेट किया गया, लेकिन उनका अभी भी ये मुतालबा है कि हमें घर के बदले घर चाहिए। देखें वो यहाँ तक क्यों मामला पहुँचा, वो तो गैर कानूनी काम था। हाँ। लेकिन उनको हुकूमती अहदेदारों की तरफ से जो परमिशन मिली गई, हाँ। जो उनको चीज़ें दी गई, सरकारी अलॉटमेंट हुई, वहीं से मामला ख़राब हो गया। एक गैर कानूनी, आप बात ये कि जब तक जिसने ये गैर कानूनी काम नहीं किया उसको नहीं लटकाएंगे, आगे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा ये भी मामला सामने आया वाजिद साहब कि जब हमने देखा कि SBCA जो बेसिकली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे, लेकिन अब वो जो है जॉब पे नहीं है, वो रिटायर हो गए हैं या छोड़ के जा चुके हैं। तो उस वक्त कहते हैं कि वहाँ उस वक्त ये ऑफिसर था, उसने अप्रूवल दे दी, तो ये तो एक मेरे ख्याल है टालने वाली बात है। अभी भी ऐसी काली भीड़ें मौजूद हैं SBCA में जो कि इस तरह के काम करती हैं, बिल्डर्स की पुश्त पनाही करती हैं, तभी उनको जो है वो ज़ाहिर है वो घर बना लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली जाती हैं। देखिए बिल्डर्स तो पैसे दे के काम कराते हैं ना। अब वही वाली बात, जो रिटायर हो गए हैं आप उनको बुलाएं, पकड़ें, सज़ा दें। यानी रिटायरमेंट का ये मतलब थोड़ी है कि सज़ा से बच गए, जिन्होंने गलत काम किया अब उनको कोर्ट में लेके आएँ, उनको अदालत में लेके आएँ, उनको आप सज़ा दें, जेल में डालें, ताकि आइंदा ये सिलसिला रुके। अगर ये सिलसिला नहीं रोकना चाहते आप तो आपको फिर ये काम चलने दें। और अभी जो SBCA में लोग बैठे हैं वो ये काम कंटिन्यू चल रहा है, परमिशन चल रही है, सबको पता है कौन कितने पैसे लेके काम कराता है। सही, बिल्कुल। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएंगे कि कॉमेडी की बेताज बादशाह, पाकिस्तान के अजीम फ़नकार, लेजेंडरी आर्टिस्ट उमर शरीफ साहब का जो है वो कल चेहलुम मनाया गया और 2 अक्टूबर को उनका इंतकाल हुआ था, जब वो पाकिस्तान से अमेरिका इलाज के लिए जा रहे थे, दिल के आर्जे में मुब्तला थे और 2 अक्टूबर को जर्मनी में इंतकाल कर गए थे। और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में की गई थी। कल उनका चेहलुम मनाया गया और एक बड़ा लॉस था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो कॉमेडी के बादशाह थे, कॉमेडी का जो फील्ड है उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, एक बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा फ़नकार हमने खो दिया और मेरे ख्याल है ऐसे जो फ़नकार हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। बिल्कुल, देखें उमर शरीफ का कोई मुकाबला नहीं है, ना माजी में था ना कभी आगे है। लोग मोइन अख्तर को भी बड़ा अदाकार कहते हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, मोइन अख्तर बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा काम था। लेकिन मोइन अख्तर की एक जोड़ी भी थी अनवर मकसूद के साथ, जो चलती थी और वो कामयाबी की तरफ जाती थी। मैंने एक जगह कहीं लिखा था कि मोइन अख्तर से भी बड़ा अदाकार उमर शरीफ थे। एक तो नाराज़ हो गए थे, नहीं यार उमर शरीफ, मैंने कहा देखिए अनवर मकसूद उनके साथ थे। उन्होंने कहा नहीं अनवर मकसूद नहीं, मोइन अख्तर अनवर मकसूद की मजबूरी था। मैंने कहा देखिए आंगन टेढ़ा भी अनवर मकसूद का मोइन अख्तर के बगैर कामयाब रहा। अनवर मकसूद बड़ा नाम था, लेकिन खैर, लेकिन मैं उमर शरीफ को सबसे बड़ा आर्टिस्ट मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। लेकिन जिस तरह आवाम ने उनको पजीराई दी, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को
उनके जनाजे देखें। ईदी साहब तो देखें सबके दिल में आज भी ज़िंदा हैं और पूरी कौम उनके साथ थी। अमजद फरीद साहबी का जब इंतकाल हुआ और जब उनका मर्डर हुआ तो उस वक्त भी अवाम का एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन उमर शरीफ को जिस तरह खराज अक़ीदत पेश किया और जिस तरह मुल्क के कोने कोनों से और दुनिया भर से लोगों ने ताज़ियत की, ये उमर शरीफ डिज़र्व करता था। 40-50 साल अपनी खिदमत, अपने फ़न से लोगों को हंसाना कोई मजाक बात नहीं थी और इसने कॉपी नहीं किया। मुनव्वर ज़फ़र ज़रीफ़ इनके ज़रूर आइडियल थे। कल मेरी शहजाद रज़ा साहब से बात हुई जब यहाँ पे आए थे इनके, उन्होंने कहा कि जब उमर शरीफ अपना पहला ड्रामा करने आया था जो इसका हिट हुआ बायोनिक सर्वेंट के नाम से था, जो लिखा उमर शरीफ ने था, यंग था और मुइन अख्तर को उसमें बड़ा रोल दिया था बायोनिक सर्वेंट का। कह रहे हम 1 घंटे से शो कर रहे थे, उमर शरीफ की इसमें 5 मिनट की एंट्री थी, 10 मिनट की एंट्री थी और वो उस शो में उमर शरीफ का मुइन अख्तर का बाप बनता है। कह रहे जब उसने आके परफॉर्म किया स्टेज पे, आदमजी हॉल में ड्रामा हुआ था, कह रहे उसके जाने के 15 मिनट तक सिर्फ पब्लिक तालियां बजाती रही उसकी उस 10 मिनट की एंट्री पे। और मैंने मुइन अख्तर से कहा कि यार महफिल तो इसने लूट ली बच्चे ने। तो उमर शरीफ ने उसी वक्त से अपना टैलेंट बढ़ा दिया था कितना था। नो डाउट उनकी जो परफॉर्मेंस थी और वो जो लिखते थे खुद ही लिखते थे और खुद ही परफॉर्म भी करते थे, आउटस्टैंडिंग थी। तो वाजिद साहब ये बताइए कि कल उनका चेहलुम जो कराची में हुआ गुलशन इकबाल में, तो किन किन लोगों ने किन किन शख्सियात ने उसमें शिरकत की? लेकिन आर्टिस्ट बरादरी तो सारी आई थी जो उनके साथ काम करती थी, जो डायरेक्टर्स थे, जो कॉमेडियंस थे, जो उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, अहले मोहल्ला थे। कल ख़बर चली थी परसों की जी आर्ट्स काउंसिल जो है वो उसके साथ आर्ट्स काउंसिल ने मैसेज भी जारी किया कि अहदेदार जाएंगे। लेकिन मैं कल 7 बजे तक वहाँ पे रहा और वहाँ तक मुझे आर्ट्स काउंसिल का कोई अहदेदार नज़र नहीं आया। अच्छा। एक अहदेदार यानी सदर से लेके हमेशा से लेके नीचे गवर्निंग बॉडी का कोई एक मेंबर आता। भाई आर्ट्स काउंसिल कराची में सबसे बड़ा इदारा है और नाम बहुत है उसका, लोग बड़े काम करते हैं उसके। लेकिन हैरत है कि कल कोई एक फ़र्द, मैं कल 1 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ पे था, कोई ऐसा शख्स नहीं था उस इदारे का जो वहाँ पे आके ताज़ियत करता। खबर उन्होंने 2 दिन पहले चला दी थी कि पूरी आर्ट्स काउंसिल की टीम वहाँ जाएगी, वहाँ पे जाके ताज़ियत करेगी, चैनल में शिरकत करेगी। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कल। लेकिन खैर काफ़ी लोग आए थे, बहुत पब्लिक थी। दावत इस्लामी वाले थे जिन्होंने दुआएं कराई, फातिहा कराई। हाजी अजहर अतारी साहब थे जिन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया और काफ़ी लोग थे कल। सही। बहुत शुक्रिया वाजिद असफ़हानी साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऐसा नाम है मेरे ख्याल है जिनके जाने से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पुर नहीं हो सकेगा। और प्रोग्राम का वक्त जो है इस हिस्से का वक्त ख़त्म होता है। अगले जो हिस्सा है उसमें हम मज़ीद मौज़ूआत को शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ के सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ जिसमें हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। हम देखते हैं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम ज़रूरत बन गया है इंसान की, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। सब लोग अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर गुजारने को तरजीह दे रहे हैं और एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान दिन में तकरीबन 3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारता है और जिनका इस्तेमाल इससे ज़्यादा है उनका दौरानिया कई घंटों पर मुश्तमिल होता है, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर हम ये कहें कि हमारी नौजवान नस्ल हो रही है तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि नौजवानों की जो यूथ है हमारी, उनकी अगर ज़िंदगी देखें तो उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनके रिलेशनशिप पर बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, मनफी असर पड़ रहा है और काफ़ी एक बड़ी तादाद है जो कि स्ट्रेस का भी शिकार नज़र आती है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया के जब हम फ़ायदों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप एक पूरी दुनिया में कोई भी न्यूज़ कहीं की भी हो वो चंद सेकंड्स, मिनटों में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो है बड़े लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है। आप देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऐसे लोग जो कि एक पोस्ट के लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसके अलावा जो टैलेंटेड लोग हैं जो पहले जिनका मीडिया से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो अपना टैलेंट शो करते हैं और वो मशहूर हो जाते हैं और उसके बाद वो अर्न भी करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया लोगों को इंसाफ दिलाने में भी एक बड़ा काम कर रहा है। हमने देखा बहुत सारी ऐसी ख़बरें जो कि सोशल मीडिया पर उनको आम किया गया और कुछ ऐसी न्यूज़
थी, ऐसी खबरें थी जिनकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से जिनको इंसाफ मिला। तो इस तरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कमाल फरीदी साहब ने, जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कमाल साहब आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम ज़रूरत बन गया है वाकई। और अगर हम देखें ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, तो हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं, अपना इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, अपना फेसबुक। तो आप क्या समझते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर, तो वो क्या हैं, उस हवाले से बात करते हैं। फिर जो एक बड़ा मसला है वो इस वक्त नेगेटिविटी भी बहुत फैल रही है इसकी वजह से, और जो हमारी यूथ है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हमें नज़र आती है, फोकस नहीं रहा है उसका काम पर, कंसंट्रेशन नहीं है। कई लोग जो है इस वजह से स्ट्रेस का भी शिकार हो रहे हैं। तो पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं, क्या मनफी असरात क्या हैं इसके? अच्छा, आपने स्टार्ट किया है, मुझसे कहा कि पॉजिटिविटी से स्टार्ट करें। पॉजिटिविटी यही है जो आपने स्टार्ट किया कि हमारा डे स्टार्ट होता है सोशल मीडिया की न्यूज़ देखने से। सोशल मीडिया का क्या आज का ट्रेंड है, क्या लोग बात कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या बात कर रहे हैं, मेरे टाइमलाइन पे क्या न्यूज़ शेयर हुई है, यहाँ से हमारा डे स्टार्ट होता है। लेकिन अब ये डे हमारे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे पॉज नहीं हो जाता। अब हम क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में जो हमारा नौजवान है वो कोशिश ये करता है कि हम कंटेंट प्रोड्यूस करें। कंटेंट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपना कोई एक नजरिया, अपना एक कोई टैलेंट, अपना एक कोई व्यू, ओपिनियन लोगों के साथ शेयर करें, अपने चाहे वो सर्कल में क्यों ना हो। हाँ। अब वो सर्कल से हटके हमारे पास बात आ गई है, हम टिकटॉक पे चले गए, हम ट्विटर पे, यूट्यूब पे चले गए। अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म हमें रेवेन्यू शेयर देता है। रेवेन्यू शेयर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 100 व्यूअर्स आए हैं तो यूट्यूब, टिकटॉक ये कहता है कि हम उसके आपके साथ इस पे जो भी कमर्शियल या जो भी एड रन होगा उसका एक परसेंटेज आपके साथ शेयर करेंगे। वो परसेंटेज आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मिलता है। अब वो हर एक कैटेगरी का डिफरेंट एक परसेंटेज है जो आपके साथ शेयर होता है। वो डेफिनेटली आपको एक अर्निंग का जरिया भी बनता है। तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हम अगर टैलेंटेड हैं, हमें मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिल रही, हमें न्यूज चैनल जगह नहीं दे रहा, हमें एक ड्रामे में जगह नहीं मिली, हमें अपने टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो ये प्लेटफॉर्म फ्री एंड इस प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को अर्न भी कर सकते हैं, अपनी एक ब्रेड एंड बटर का एक सोर्स भी बना सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है सबसे ज्यादा जो आजकल के दौर के नौजवानों को इस सोशल मीडिया की तरफ मोर एंड मोर अट्रैक्ट कर रही है। ये अट्रैक्शन एक लिमिटेड पर्पस के लिए नहीं है, ये अट्रैक्शन एक डे टू डे, एक एडिक्टेड बेसिस पे हमारे साथ इन्वॉल्व हो रही है, हमारे यूथ के साथ इन्वॉल्व हो रही है। हाँ, डेफिनेटली जब ये एडिक्शन बन जाती है तो हर एडिक्शन जो होती है उसका एक साइड इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आप अपने कन्वेंशनल सोशल सर्कल से दूर हो जाते हैं। कन्वेंशनल सोशल सर्कल क्या होता है? मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, मेरे नेबरहुड, मेरा टीचर, मेरा स्टडीज, ये कन्वेंशनल एक आपका एक सोशल सर्कल है जिससे आप बहुत दूर हो जाते हैं। अब ये बहुत दूरी जो होती है वो अल्टीमेटली आपके पास एक माइंडसेट बना देती है। ये माइंडसेट ये कहती है कि अब मेरा एक सर्कल जो है वास्ट मीडिया में, आपका सर्कल कन्वेंशनल से हटके आपकी व्यूअरशिप हो जाती है, आपके लाइक्स हो जाते हैं, आपके कमेंट्स हो जाते हैं, जिसको आप अपना सर्कल और अपना एक फेम समझते हैं कि बस अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इन लोगों से ताल्लुक है। जब ये ताल्लुक एक आपको वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ जाता है तो आप एक उस ख्याली दुनिया में हैं दूर हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा ये भी है कि हम अगर चाहें इस सोशल मीडिया को हम अपने एजुकेशन पे, अपने कैरियर ग्रोथ पे, हम अपने बिजनेस के लिए, हम अपने ग्रोथ के लिए किसी भी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप इट्स नॉट ऑल अबाउट पाकिस्तान, आप ब्राजील में कनेक्ट हो सकते हैं, आप लैटिन अमेरिका में, आप अमेरिका में, आप दुनिया के उस कंट्री में जहाँ पे शायद आपकी एक्सेस भी ना हो, आपने नाम भी ना सुना हो, आप वहां तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। अब इस मैसेज को कितना पावरफुल आप करें ये आपके ऊपर है। सही।
और कमाल साहब, आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम वर्ड सुनते हैं, पहले ये नहीं होता था, सिर्फ मार्केटिंग होती थी डिफरेंट मीडियम और चैनल के थ्रू, लेकिन अब अगर हम कहें कि कोई बिज़नेस उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, उसकी सक्सेस इस सोशल मीडिया मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। और ये इस सोशल मीडिया ने लोगों को भी बहुत ज़्यादा रोज़गार दिया है, लोगों को स्टार बना दिया है। वो लोग जो कि अपने आप को किसी चैनल के थ्रू या किसी आपने कहा मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू नहीं मनवा सके, वो इस सोशल मीडिया ने उन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया। दूसरा, आप अपनी आज़ादी का इजहार कर सकते हैं, आपका जो ओपिनियन है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और कई ऐसे हमने देखे हैं केसेस, चाहे वो हरासमेंट के केसेस हों या दूसरे ज़्यादती की केसेस हों, उसमें भी लोगों को इंसाफ मिला है इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास साइलेंट ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं। वो साइलेंट ऑब्जर्वर्स वो हैं जो आपकी न्यूज को, आप अगर एक न्यूज को क्रेडिबल सोर्सेज के थ्रू प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो वो आपके न्यूज को आगे पहुंचाने का जरिया बनते हैं। आप ये समझे कि एक क्रेडिबल एक इन्फ्लुएंसर जो है, वो इन्फ्लुएंसर जो है वो एक न्यूज को एक दूसरे इन्फ्लुएंसर तक पहुंचाएगा तो वो स्प्रेड होगी और वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ के उस पर रिएक्शन होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, ये आपने डिपार्टमेंट्स की बात की, कंपनीज की बात की कि उनमें अब सोशल मीडिया जो डिपार्टमेंट लेके चल रहा है। यस, पहले होता था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब मार्केटिंग के साथ एक सोशल मीडिया और डिजिटल डिपार्टमेंट होता है जहां पे ये इस स्पेस की एक सर्टेन बजट होता है और आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा मार्केटिंग स्पेंडिंग आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग पे होती है, क्योंकि ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पता है कि आपने डेली विजिट करना है। लोग रोजाना आएंगे, रोजाना की बुनियाद पे लोग आके इसको देखेंगे। अब आपका मैसेज इस प्लेटफॉर्म पे जितनी जल्दी और जितना मैसिव तरीके से आपके लोगों तक पहुंचेगा, आपके प्रोडक्ट की सक्सेस उतनी जल्दी उतनी हाई रेट पे होगी। तो ये ROI जो होते हैं सोशल मीडिया के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरीके से इसमें अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग डेफिनेटली एक सर्टेन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आजकल कर रहे हैं और लोगों को पता है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं। उस मार्केटिंग टैक्टिक्स को डिटेली किस तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही कहा कमाल फरीदी साहब आपने। ये तो थे पॉजिटिव इम्पैक्ट था सोशल मीडिया का। अब अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, मनफी असरात की, तो मनफी असरात की एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि जितना इस्तेमाल हमें सोशल मीडिया का करना चाहिए, स्पेशली यूथ और जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उनके जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रहा है और वो उस तरह से अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अभी आपने बात की थी स्टार्टिंग में कि हम जो दूर के लोग हैं उनसे तो करीब होते जा रहे हैं, जो कि शायद हमारे अपने भी नहीं हैं, और अगर कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो शायद वो हमारे काम भी ना आ सके, उनसे हम बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारी फैमिली है, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। नहीं, देखिए इसके अलावा भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट है। हम सोशल मीडिया को कसूरवार नहीं कह सकते, हम यूथ को कसूरवार नहीं कह सकते कि ये इस वजूहत की वजह से कि वो टाइम स्पेंड अपना सोशल मीडिया पे ज्यादा करते हैं, इस वजह से वो दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि सोशल मीडिया ये टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हमारे पास बिल्ट इन नहीं है, हमने इसको अडॉप्ट किया है। अब कोई भी चीज अडॉप्ट होती है तो उसको टाइम लगता है समझने में। आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है उस सोसाइटी से जिस सोसाइटी में आप रहते हैं और नई सोसाइटी में जहां पे आप अडॉप्शन के फेज से गुजर के जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ कंसल्टिंग नहीं हुई है, हमारे यहाँ टीचर दरमियान एक बैठक नहीं हुई है, उनके दरमियान एक ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई है। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अगर वो ऑनलाइन बच्चा बैठा हुआ है तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है वो सोशल मीडिया ही यूज कर रहा है। टीचर को ये नहीं पता कि अगर वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है या ऑनलाइन बैठा है तो किस तरीके से पॉजिटिवली कि अपने एजुकेशन में या अपने उस बच्चे को किस तरीके से वो बताएं कि ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बातचीत ही नहीं होती। हम सोशल मीडिया के बारे में कोई बात ही नहीं करते। हम ये समझते हैं सोशल मीडिया एक वो चीज है कि आपने फेसबुक पे आईडी बनाई, ट्विटर पे आईडी बनाई, टिकटॉक पे आईडी बनाई और आप खुद ही सीख जाएंगे। हमें अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक्चुअली होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके
नेगेटिव इम्पैक्ट है और कितना इसमें टाइम देके हम अपनी फैमिली के साथ, अपने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम अपने रियल वर्ल्ड से हटके एक वर्चुअल वर्ल्ड में जब जाते हैं तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में अल्टीमेटली हमें एक ऐसा हॉराइजन नजर आता है कि हम समझते हैं कि आज अगर हमारे पास 100 लाइक्स है, कल हमारे 500 होंगे, 1000 होंगे, तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम उस दुनिया में जाते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, एक शॉट हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, एक ब्रेक के बाद हम सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कर रहे हैं, खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के हवाले से। कमाल फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। कमाल साहब, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के नेगेटिव यानी मनफी असरात के हवाले से, और हमने अभी पॉजिटिव बात भी की कि सोशल मीडिया को हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये तो हम पर होता है ना कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, उसका मुस्बत अंदाज से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बुरा होता है। जिस तरह हम बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग आजकल जो है अपना टाइम सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, एक तरह से एडिक्ट हो गए हैं वो। और जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही होती है, गलत बात, फेक न्यूज़, और ख़ास तौर पे अगर बात करें ट्रोलिंग की तो वो भी एक बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है। और ट्रोलिंग से ना सिर्फ जो अगला इंसान है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, बल्कि बहुत जगह ये बहुत संगीन तौर पे संगीन रुख भी इख्तियार कर लेता है। अभी मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत आला कारकर्दगी रही पाकिस्तानी टीम की, लेकिन जिस तरह हम कल हारे उसके बाद हमने देखा कि ट्रोलिंग शुरू हो गई। हसन अली जो क्रिकेटर हैं जो परफॉर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके उस तरह, तो उन पे ऊपर काफ़ी मीम्स बनना शुरू हो गई। तो इस ट्रोलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आपने प्रोग्राम के शुरू में ही आपने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक प्लेटफॉर्म है, हम इसको किसी भी तरीके से साइडलाइन नहीं कर सकते कि आपके दिलो दिमाग में जो फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट रिव्यू या फर्स्ट व्यू आया है वो आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये वो वाइड प्लेटफॉर्म है। शायद घर वाले आपके ना सुनते हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आप बोल देंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई देखेगा, सुनेगा। तो ये इस वजह से लोगों के एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या लोगों के व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज इधर निकलते हैं। अब ये आपने टूर्नामेंट की बात की, जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अब आप T20 वर्ल्ड कप का सोशल मीडिया इम्पैक्ट आप देखें। आपने देखा हमने पहला मैच अपना भारत के खिलाफ जीता, भारत में क्या इम्पैक्ट आया सोशल मीडिया का, दुनिया भर में जो पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स है उनका क्या इम्पैक्ट आया। डेफिनेटली सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं हर टूर्नामेंट के। साउथ एशिया में एक वाहिद प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स का जिसके सेंटिमेंट्स ग्लोबली दुनिया भर में लोगों अदर देन साउथ एशियंस लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने परफॉर्मेंस देखी, कल के एक मैच की आप हवाला दे रही, कल का एक मैच के सेंटिमेंट्स अच्छे भी आए, बुरे भी आए हैं, लेकिन हम उस बुरे को साइडलाइन इस वजह से करेंगे क्योंकि वो अच्छे पे भारी है। हमारी परफॉर्मेंस अगर थ्रू आउट देखें तो सोशल मीडिया पे हर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने 100% डिलीवरी दी है। हर एक का अच्छा बुरा वक्त, अच्छा बुरा दिन आता है, वो शायद एक दिन किसी एक खिलाड़ी पे या किसी पूरी टीम पे आता है। वो टीम को एक एज बेनिफिट ऑफ डाउट देके मेजॉरिटी जो है सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी टीम को डिफेंड कर रही है। और अगर आप बात करें हसन अली की, तो हसन अली को भी डिफेंड इस सूरत साल में किया जा रहा है कि बेशुमार न्यूजीलैंड का मैच है जिसमें इन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाई थी। इसके अलावा 2-3 मैचेस ऐसे थे जिसमें इन्होंने एक क्रूशियल विकेट थी, तो हम उनको तय नहीं कर सकते सिर्फ एक कैच की वजह से। तो यस, आप जो कल के एग्रेशन की बात कर रही हैं, कल के एग्रेशन हसन अली पे सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि लोगों के पास ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा अवेलेबल है कि जो वो देखेंगे, जो सोचेंगे, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे। उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स डेफिनेटली एक एग्रेशन होगा। और उसको जिसको साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, जो ट्रोल देख रहे होते हैं, जो हैशटैग देख रहे होते हैं, वो फिर डिबेट के थ्रू उसको डाइल्यूट करते हैं। ये डिबेट एक ऐसी डिबेट होती है कि अगर आप डिबेट को फॉलो करें ना, तो आपके सामने सिर्फ ऊपर टॉप पे आ रहा होगा कि हसन अली के बारे में ये कहा है, लेकिन उसके अंदर आप कमेंट्स में जाएंगे या उस हैशटैग को आप फॉलो करेंगे, उस थ्रेड को फॉलो करेंगे, तो आपके पास आएगा कि एक बंदे ने कहा था हसन अली बुरा है, लेकिन 100 बंदे नीचे उसको सपोर्ट डिफेंड करने के लिए अगर मैच को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इससे पहले की परफॉर्मेंस देखो,
तो ये ट्रोल जो होता है ये बिल्टअप एक पर्टिकुलर मैसेज से नहीं होता, उसके साथ कंटिन्यूअसली एक डिबेट होती है जिसकी वजह से वो पुश होकर एक ट्रेंडिंग पे आता है। तो आप ये ट्रेंड जो होता है, ये ट्रेंड डेफिनेटली स्टार्ट होता है आपके सामने जो टॉप 10 सर्च आएगी आपके पास, सर्च में आता है कि टॉप सर्च, फिर उसके बाद लेटेस्ट सर्च, फिर मीडिया, फिर लाइक, इससे सर्च की कैटेगरीज आती है। तो आप अगर टॉप सर्च देखेंगे तो डेफिनेटली वो वाली ट्वीट आपके सामने आएगी या वो वाले आपके पास पोस्ट आएगी जो इनिशिएट हुई थी। लेकिन आप अगर लेटेस्ट में जाके देखेंगे तो आपके पास पूरा डिफाइंड ट्वीट आ जाएगी, एक फिल्टर ट्वीट आ जाएगी, एक पूरी प्रॉपर डिबेट आ जाएगी कि लोग क्या बात कर रहे हैं और ये सेंटिमेंट्स किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो यस, पाकिस्तान में कल के मैच के हवाले से और थ्रू आउट T20 वर्ल्ड कप के हवाले से सोशल मीडिया काफी एक्टिव रहा है और काफी मीम्स इसमें बनी है, काफी लोगों ने एंगेजमेंट किया है इसमें। सही। और ये मुझे बताइए कमाल साहब कि सोशल मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी की, नेगेटिव असरात की, तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारी तहजीब है, जो हमारा इखलाकियात की अगर बात करते हैं तो उसको काफ़ी मुतासर किया है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिख देते हैं, किसी भी किस्म की वीडियो जो है वायरल हो जाती हैं और अक्सर मशहूर होने के लिए बाकायदा तौर पर ऐसे वीडियोस बनाई जाती हैं या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करा जाता है जो कि गैर अखलाकी हैं। जी देखिए, ये एक मीडिया की टर्मिनोलॉजी है, अगर बदनाम नहीं होंगे कि तो नाम नहीं होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी को यूटिलाइज किया जाता है सोशल मीडिया पे भी कि हमें सिर्फ अट्रैक्शन चाहिए कि हमारा कंटेंट ऐसा कंट्रोवर्शियल हो, चाहे उसमें हम अपनी अखलाकियात को भूल जाएं, अपने कल्चर को भूल जाएं, अपने रिलीजन को भूल जाएं, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को भूल जाए, आप तमाम चीज को भूल के हमें सिर्फ वो आजकल के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चाहिए उनको जिसमें लोग अट्रैक्ट हो। हमें सिर्फ, हम चाहे जाके उसके बारे में बुराई क्यों ना करें, लेकिन वो व्यूअर काउंट करवाना चाहते हैं कि हम सिर्फ इस कंटेंट पे व्यूअर लेकर आए ताकि हमारा नंबर ऑफ व्यूअरशिप बढ़े और इस कंटेंट के थ्रू हम अपने आप को वायरल कर सके। अब यहाँ पे हमें इखलाकियात या हमें लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी होगी? जो मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी अपनी इजाद करदा सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने इसको अडॉप्ट किया है। हम जब अडॉप्ट करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां समझनी पड़ती है हमें। हम अच्छाई बुराई को समझे बगैर इसको लेके चल रहे हैं, अभी तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अभी तक सोशल मीडिया को एज अ सब्जेक्ट या एज अ टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। वजह सिर्फ ये वजह बनी है, हमने बिजनेसेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमने अपने रियल लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन जो कोर इशू है, जो एक बच्चा जिसको आजकल एक बड़े अच्छा वो होता है कि बेबी शाका लका लका पहले याद आता है, फिर बाद में कोई लोरी याद आती है। तो उसके अगर इस जमाने में हम लोग पहुंच चुके हैं तो हमें ये अंदाजा करना चाहिए कि हम अपने ग्रास रूट से, हम नीचे माँ की गोद से क्यों नहीं हम सोशल मीडिया को समझाना शुरू कर दे। जब बच्चा मोबाइल हाथ में पकड़ता है तो उसको बताना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वीडियो अच्छी है, ये वीडियो बुरी है, ताकि उसको पता चल सके कि हर चीज टच से नहीं हासिल की जा सकती, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है और बुराई होती है। अब मैंने पहले अपने पेरेंट्स को देखना है कि मैं किस चीज को व्यू कर सकता हूँ, किस चीज को नहीं व्यू कर सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया कमाल फरीदी साहब, आपका आपने वक्त दिया और बहुत ही अहम नुकात थे वो हमने डिस्कस किया। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो है वो हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस अंदाज से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। स्पेशली हमारी यूथ, जिसका असर हमारे सोसाइटी पे, हमारे माशरे पर गलत पड़ रहा है। तो हर चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बुरा होता है और ख़ास तौर पे यहाँ माँ बाप की एक बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, उनको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और वो देखें अपने बच्चों को कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वक्त कितना दे रहे हैं सोशल मीडिया को, इस हवाले से उनको देखना चाहिए। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और आप बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के हवाले से।
सेहत किसी नेमत से कम नहीं, इनफैक्ट इंसान की सबसे बड़ी दौलत अगर हम कहें कि उसकी सेहत है तो भी गलत नहीं होगा, जिसको ठीक रखने की वो हर मुमकिन कोशिश भी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल का कुछ दौर ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियों को ख़ुद दावत देते हैं, कभी अपनी ग़िज़ा से, कभी अपने खाने पीने के तरीके से, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में हम जो है मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आजकल एसिडिटी यानी तेज़ाबियत की है। तो इस हवाले से जानेंगे कि ये क्या मर्ज़ है, क्यों होता है और किस तरह से ये इसको ट्रीट किया जा सकता है। हमें जॉइन किया है डॉक्टर साद नियाज़ ने, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा विजिटिंग प्रोफेसर हैं डॉ मेडिकल पटेल हॉस्पिटल और मेडी लिंक में भी बैठते हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साद। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, सेहत के साथ साथ हमारे जैसे मुल्क में इलाज की सहूलत और इलाज की करने की इस्तिताअत, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साद, आजकल कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, खाने पीने की अगर हम बात करें तो बहुत नमक मिर्च मसाले वाले और फ्राइड आइटम्स का यूज़ करते हैं, और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है, और बेवक्त खाना भी खाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बर्न होता है। तो सबसे पहले मुझे बताइए बीमारी क्या है और फिर इसकी वजूहात, बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो है मर्ज़ और एक है मर्ज़ के बढ़ाने वाली चीज़ें जी। मर्ज़ जो है तेज़ाबियत का, वो तो एक मर्ज़ है, और वो मर्ज़ की वजह तेज़ाब हम सब के मैदे में होता है, और वो तेज़ाब अगर मैदे में रहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो अगर खाने की नाली में आए तो हर एक में नहीं, लेकिन कुछ लोगों में अगर वो ठहर जाए तो वहाँ पे तकलीफ देता है, जिसमें जलन होती है सीने में, कभी दर्द भी होता है, फिर आगे जाके इसके साथ और मसाइल भी होते हैं। तो अब ये मसला क्यों होता है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इसमें एक वजह तो ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैदे की सुस्ती होती है बीमारी की सूरत में, या जो हमारे कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे सिस्टम्स हैं जो तेज़ाब को खाने की नाली में आने से रोकते हैं, या अगर वो आ जाए तो उसको क्लियर कर देते हैं। इन सब की कमज़ोरी होती है लोगों में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेंसिटिविटी का भी मामला होता है, यानी कि जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला होता है, उनके खाने की नाली का जो वो हिस्सा जहाँ तेज़ाब जाता है वो हसास भी बहुत होता है। तो ये सारे अवामिल जो हैं ये मिल के इस बीमारी को बनाते हैं। अब ये तो हो गया मसला जो कि मेरे और आपके हाथ में नहीं है, सिवाय इसके कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हम वज़न कम कर लें। लेकिन जो इसमें जो मसला खाने पीने का और हमारी हमारे जो आजकल तरीका ज़िंदगी या लाइफस्टाइल है, उसका एक ज़ाहिर बहुत बड़ी वो है, क्योंकि अगर आपके पास ये इश्यूज हैं और आप मसाले वाली तेल वाली चीज़ें, या जैसे आपने कहा रात को लेट खाना खा के फिर सो गए, हमारे यहाँ जैसे ख़ास तौर पे वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, दुकानों का कारोबार है, वो आमतौर पे बहुत लेट आते हैं, लेट आके फिर रात को खाना लेट खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो जो ज़िंदगी जो लाइफस्टाइल है वो इतना ख़राब हो गया है कि वो ज़ाहिर इन सब चीज़ों को इफेक्ट करता है और ज़्यादा बढ़ा देता है खाने की। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, खाने हमारे आज से मुकवी नहीं है, खाने तो हमारे हैं ही हमेशा से कोरमा निहारी आज की तो नहीं है डिश। आजकल तो फास्ट फूड ज़्यादा है, उस फास्ट फूड में फ्राइड फूड आ गया। जो फ़र्क हुआ है आज इस दो दिहाइयों में और उससे पहले में, वो ये कि हमारे यहाँ आमतौर पे घर में खाना हम खाते थे और कभी कभी बाहर खाते थे। अब ये कि कभी कभी घर में खाते हैं, ज़्यादातर बाहर से मंगा लिया जाता है। उस खाने की क्वालिटी, उस खाने की जो टाइमिंग है, वो सारी इतनी ख़राब होती है कि ज़ाहिर ये अमराज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एक लास्ट चीज़ ये कि लाइफ में फैमिली यूनिट हमारे यहाँ बड़ा डिस्टर्ब हुआ है ना ओवरऑल। जी। और जो पूरा जो माशरा है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो तौर तरीके हैं वो इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि बैठ के रात को सबका साथ खाना, खाने में एहतियात करना, जो खाना मिले वो खा लेना, इस किस्म की चीज़ें अब नहीं होती हैं आम तौर पे। ख़ास तौर पे जहाँ एफ्लुएंट है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, वहाँ पे अगर खाना नहीं पसंद आया तो आपने बाहर से मंगा लिया, लेट मंगा लिया। खाना बनाने में भी थोड़ी ज़रा मेहनत लगती है, तो उसमें भी अब मसला ये है कि ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग
जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं वहाँ उतना आसान नहीं होता, तो फिर वो भी एक मसला है। तो बहुत सारे अवामिल हैं जो कि सोसाइटी के अंदर हैं जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस से भी तेजाबियत बढ़ती है या तेजाबियत की अलामत। ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खाने पीने की तो हमने बात की, नो डाउट कि हम खुद ही इसको बढ़ावा देते हैं। एक बीमारी हो गई हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये बढ़ती है। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अपना कहूँ तो मुझे खुद एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खाने पीने में बहुत एहतियात करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रेस है वो उसको बहुत ट्रिगर करता है। और जब मेरा जाना होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास तो वो यही कहते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें। तो ये भी इस हद तक बढ़ा देता है किसी बीमारी को कि आपका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अफेक्ट होने लगती है। बिल्कुल, स्ट्रेस इज़ अ वेरी मतलब बड़ा मेजर फैक्टर है, सिर्फ तेजाबियत के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए। और इसमें एक चीज़ का आप और ये रखें कि देखें, स्ट्रेस के साथ आता है नींद का मसला। और जो लोग नींद के जिनको प्रॉब्लम होती है या जो सोते कम हैं या सो नहीं सकते, जिनकी लाइफस्टाइल इस तरह की है, वहाँ पे भी ये मसला। और इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी नहीं है। मसला तो है आपका, वो मसले की जो बढ़ाव की चीजें उसमें से एक चीज स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी है, तो अगर ट्रिगर करता है, तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी मसला है और आपको स्लीप का इशू है, स्ट्रेस है, तो वो ज्यादा बढ़ा देगा इसको। सही। अच्छा डॉक्टर साद, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं कि अगर एक तो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज किस तरह से किया जाए वो आपने बताया, दूसरा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो इसको कम कर सकती हैं? इसमें आपको बताऊं, बहुत आजकल जो है ना मैं सुनता हूँ कि तिब्बे नबी के बारे में बात होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे यहाँ रूहानियत की बात होती है। और मैंने लोगों को ये कहते नहीं सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो तलकीन है हमारे लिए कि तुम खाना पेट भर के मत खाओ और वो किसी वक्त भी मत खाओ। मैं समझता हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो जो अगर हल्की फुल्की वाली जो मसले हैं ना, जिनकी बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है, जिनको दवाओं की लाजमी ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत सारे लोगों के जो हाजमे के अमराज हैं, अगर वो सिर्फ इस तलकीन पे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल कर लें, जो कि मेरे हिसाब से सुन्नतों में सबसे मुश्किल सुन्नत है। मैं बहुत सारे मजहबी लोगों को देखता हूँ, उनके वज़न इतने ज़्यादा हैं, तो ये तो मैं नहीं समझता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वज़न ज़्यादा था नहीं, और उसकी वजह ये थी कि वो अपने खाने पे कंट्रोल रखते थे। इसी तरह उनके असहाब जो थे वो भी करते थे, और हमें इस पे जोर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल है एक बड़ी वजह यही है कि हम लोग पेट भर के इतना खाना खा लेते हैं कि जितना हमारा पेट में जगह भी नहीं होती। और हदीस की आपने बात की तो हदीस भी है कि अपने जो स्टमक है, पेट, उसके 3 हिस्से करो, एक खाने का, एक पानी का और एक हवा के लिए, यानी सांस के लिए छोड़ दो। लेकिन हम इतना भर लेते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये भी बताइए डॉक्टर साद कि जब ये एसिडिटी का मसला होता है तो ये गैस्ट्राइटिस का मसला भी हो जाता है, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ती है तो हम देखते हैं हार्टबर्न लोगों को होता है और पेन, चेस्ट पेन का वो शिकायत करते हैं। तो ये नहीं, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस का ताल्लुक इस तरह डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, एसिडिटी से एसोफेजाइटिस होता है, यानी एसोफेगस खाने की नाली को कहते हैं ना। हाँ। तो खाने की नाली के निचले हिस्से पे सोजिश हो सकती है तेजाबियत की वजह से। अगर ज्यादा हो जाए रिफ्लक्स, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, गर्ड या गॉड, तो वो उसमें उसकी जो जलन के साथ साथ, दर्द के साथ साथ खाना फंसने का भी मामला हो सकता है। और इसमें एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि किसी भी शख्स का अगर खाना खाते हुए निगलने में मसला हो रहा है, खाना फंस रहा है, ये एक बड़ी सीरियस अलामत है। अच्छा। तेजाबियत के साथ अगर वजन बगैर कोशिश के कम हो रहा है तो ये भी सीरियस अलामत है। इसमें आप ज़रूरी मोस्ट लाइकली आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत होगी। आमतौर पर इसमें एंडोस्कोपी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आपने दवाओं की बात, आपने इलाज की बात की, तो अगर आप इसके इन जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस और खाने में आप जो एहतियात करने के अलावा जो चीज़ें हैं, उसमें आपके पास अद्वियात मौजूद है जिनसे ये मर्ज तकरीबन ज़्यादातर लोगों में कंट्रोल हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया की। जब भी एंडोस्कोपी अगर किसी की होती है तो अक्सर लोगों को ये डायग्नोस होता है और कहते हैं ये बड़ी मुश्किल से जाता है, ये भी वजह बनता है ये स्टमक की सोजिश की।
तो ये क्या है और ये किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये हेलिकोबैक्टर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये तो मेरे लिए भी एक बड़ा मसला है। अच्छा। हेलिकोबैक्टर पायलोरी तकरीबन अंदाज़ा है लोगों का कि 70% पाकिस्तानियों में है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को होती है वो ये कि ये जो जरासीम है, इसका WHO ने इसको क्लास 3 कार्सिनोजन के हिसाब से रखा हुआ है कि इससे कैंसर होने का खतरा है। लेकिन ये वाहिद चीज, ये अकेले नहीं कर सकता, ये समझना बड़ा जरूरी है। मैदे का कैंसर पाकिस्तान में आम नहीं है जितना दूसरे ममालिक में है। जी जी जी। जापान में है। अब जापान में तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी इतना कॉमन है नहीं, तो जाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये एक चीज जरूरी नहीं है और इसी एक चीज से नहीं होता। अगर इससे होता तो हमारे यहाँ सबसे कॉमन बीमारी ये होनी चाहिए। तो एक तो ये डर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हर शख्स को जिसको हेलिकोबैक्टर पायलोरी, इस पे डिबेट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इलाज होना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि इलाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी ममीज में भी डिटेक्ट हुआ है। तो ये हमारे पास हजारों सालों से है। एक ऐसा जरासीम है जो हमारे पास हजारों सालों से है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इसका इतना नुकसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जिनको तकलीफ हो। तकलीफ में, तेजाबियत में ये आमतौर पर फायदा नहीं करता, लेकिन ज्यादा फायदा करता है अगर अल्सर हो किसी को। अगर अल्सर होगा किसी को तो उसमें फायदा कर सकता है ट्रीटमेंट। और अगर कुछ और ठीक। शुक्रिया साद नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अहम गुफ्तगू रही, अहम ही साथ डॉक्टर साद ने हमें फराम की। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।